हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो यूपीएस आया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसका कल ही गेजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, तो आज इसके बारे में बहुत डिटेल से देखेंगे। हालांकि कल भी मैंने एक वीडियो में बताया था, लेकिन उसमें डिटेल में नहीं बता पाया था क्योंकि कल मेरे पास थोड़ा समय नहीं था। तो आज मैंने उसे पूरा स्टडी किया। स्टडी करने में मुझे कम से कम 2-3 घंटे लगे और इस वीडियो में पूरा जितने भी जो गैजेट नोटिफिकेशन है उसका मैंने पूरा हाईलाइट कर दिया है, ठीक ना। रेड ग्रीन ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको पढ़ाने में समझाने में आसानी हो और ज़्यादा समय ना लगे, ठीक है। और मैंने 3 घंटा लगाया है, तो अगर आप आधे घंटे में इस पूरे जो नोटिफिकेशन है उसे समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिटायरमेंट होने पर आपको कितना पेंशन मिलेगा, ठीक है। और अगर आपका डेथ हो जाता है तो आपको फैमिली को कितना पेंशन मिलेगा, रिटायरमेंट के समय आपको एक मुश्त जो अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, और रिटायरमेंट के समय कुल कितना पैसा मिलेगा। जैसे कि एक मुश्त अमाउंट मिलेगा, उसके अलावा और कुछ भी अमाउंट मिलेगा, ठीक है ना। उसके अलावा ये समझें कि जो आपका एनपीएस का जो अभी पैसा है, ठीक है ना, एनपीएस अकाउंट में जो भी पैसा है उसका क्या होगा, ठीक है। उसके अलावा आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और जो 10 साल, जैसे इसमें आपने देखा होगा कि 10 साल कम से कम सर्विस रहेगा तभी आपको मिल पाएगा, ठीक है ना। तो 10 साल सर्विस होगा, जैसे 12 साल सर्विस है तो उसको कितना मिलेगा, जिसका 15 साल सर्विस हुआ उसको कितना मिलेगा, और जिसका 25 साल सर्विस हो गया उसका कितना मिलेगा, जिसका 30 साल सर्विस हुआ उसको कितना मिलेगा, पूरा कैलकुलेट करके हमको बताएंगे, ठीक है। और अगर आपने एनपीएस अकाउंट से कभी पैसा निकाल लिया, पार्शियल विथड्रॉल कर लिया है, तब आपको क्या कुछ नुकसान होगा या नहीं होगा उसके बारे में भी बताएंगे, ठीक है। और किसी का जैसे कि क्वालिफाइंग सर्विस, एक तो पैसा निकालिए, और किसी का कभी कभी होता है कि एनपीएस अकाउंट में आपका जमा नहीं हुआ, मिसिंग है। जैसे शुरू शुरू में जॉब लगता है तो एनपीएस अकाउंट नहीं खुलता है, तो उनका किसी किसी का ऐसा भी होता है कि उनका पहले दूसरे महीने में पैसा जमा नहीं होता है, तो उस केस में आपको क्या नुकसान हो सकता है इस सभी के बारे में बताएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह वीडियो पूरा कलरफुल है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने हाईलाइट कर दिया है। हालांकि सारा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब ये सभी मेरा खुद से टाइप किया है दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हो कि इतना मेहनत लगा होगा खुद से टाइप करने में, क्योंकि जो गजट नोटिफिकेशन है वो भी मैंने लगाया है लास्ट में, लेकिन जो ऊपर है वो खुद से टाइप किया होगा, देख लीजिए गजट नोटिफिकेशन भी लगाया है और पूरा कैलकुलेट करके मैंने बताया है कि कितना आपको पैसा मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम किस पर लागू होगा। तो यह जितने भी एनपीएस के कर्मचारी हैं ना, जो अभी एनपीएस के कर्मचारी हैं, जो भी एनपीएस के अंतर्गत आते हैं उन्हीं पर लागू होगा। बहुत सारे दोस्त लोग बोलते हैं कि आर्म्ड फोर्स जो आर्मी वगैरह हैं उनको पर भी लागू हो, क्या तो उन पर नहीं लागू होगा, केवल ये एनपीएस के कर्मचारी हैं उन पर भी लागू होगा, ठीक ना। कि आर्म्ड फोर्स है वो अभी भी ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत ही आते हैं, उसी की तरह उनको अभी पेंशन मिल रही है, तो उन पर लागू नहीं होगा। क्योंकि एक दोस्त ने कमेंट किया था कि क्या आर्मी में भी लागू होगा, तो आर्मी में नहीं लागू होगा, ठीक है। द यूनिफाइड पेंशन स्कीम शैल बी एप्लीकेबल टू द सच सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु आर कवर्ड अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम एंड हु चूजेज दिस ऑप्शन अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम। यानी कि जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं और जो चूज करना चाहते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उन पे लागू होगा, ठीक ना। तो अगर आपके पास दो ऑप्शन है कि आप एनपीएस रखना चाहते हैं तो एनपीएस रख सकते हैं, और यूपीएस रखना चाहते हैं तो यूपीएस चूज कर सकते हैं। आपको फॉर्म दिया जाएगा, आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक बार चूज कर लिया यूपीएस तो फिर बाद में एनपीएस में नहीं जा सकते। इस बात का आप ध्यान रखना। एक बार आपने एक्सरसाइज कर लिया ऑप्शन, तो उससे ऑप्शन तो आप वापस से एनपीएस में रिवर्स नहीं हो सकते, ठीक ना। द इफेक्टिव डेट ऑफ ऑपरेशनल ऑफ द यूनिफाइड पेंशन स्कीम शैल बी 1 अप्रैल 2025। तो यूपीएस का गजट नोटिफिकेशन तो जारी हो गया, लेकिन कब से लागू होगा, तो 1 अप्रैल 2025 से। तो इसके लिए क्या योग्यता है, कौन यूपीएस को चूज कर सकता है, मतलब किसको यूपीएस का बेनिफिट मिलेगा। तो एश्योर्ड पे आउट, मतलब कि जब रिटायरमेंट होता है उसमें पेंशन मिलता है, उसी को एश्योर्ड पे आउट लिखा हुआ है। तो एश्योर्ड पे आउट शैल बी अवेलेबल ओनली इन द फॉलोइंग केसेज। तो इसी केस में आपको एश्योर्ड पे आउट मिलेगा। किस केस में, इन केस ऑफ एन एम्प्लॉई सुपर इन्वेटिंग, मतलब रिटायरमेंट हो जाता है आफ्टर क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सुपर इन्वेशन। यानी कि अगर आप कम से कम 10 साल सर्विस करते हैं उसके बाद रिटायरमेंट होता है, क्योंकि कभी कभी होता है कि किसी का लेट से जॉब लगता है तो उसका सर्विस किसी का 45 साल में लगा, तो उसका तो 60 साल तक 15 साल ही हो पाया, तो मतलब 10 साल से ऊपर हो गया। लेकिन अगर किसी का लेट से जॉब लगा तो उसका 10 साल अगर नहीं हो पाया है ना, तो उस केस में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना।
आफ्टर क्वालिफाइंग ऑफ 10 सर्विस फ्रॉम द डेट ऑफ सुपर एनुएशन, मतलब 10 साल का सर्विस हो जाएगा, उसके बाद आप सुपर एनुएट होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, तब मिलेगा। दूसरा केस है इन केस ऑफ गवर्नमेंट रिटायरिंग एन एम्प्लॉय अंडर द प्रीवियस प्रोविजन ऑफ FR 56J। FR 56J के अंतर्गत अगर गवर्नमेंट आपको खुद से रिटायरमेंट कर देती है तो उस केस में मिलेगा। तो FR 56J के अंतर्गत गवर्नमेंट कब रिटायरमेंट करती है, जब आपका मेडिकल ग्राउंड पर वो कर सकती है, क्योंकि आप काम करने में सक्षम नहीं है, इस कारण से गवर्नमेंट खुद से रिटायरमेंट आपको दे देती है, तो उसको 56J बोलते हैं। तो इस कारण से अगर गवर्नमेंट रिटायरमेंट करती है तब भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। और FR 56J के अंतर्गत रिटायरमेंट कैसे होता है इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है ना। अब अगला है कि इन केस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट आफ्टर ए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड ऑफ 25 ईयर्स। तो अगर आपका 25 साल सर्विस हो गया है और उसके बाद आप खुद से स्वेच्छा से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं तब भी आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा ना। फ्रॉम द डेट सच एम्प्लॉय वुड हैव सुपर इन्वेटेड। तो जिस दिन से आप सुपर इन्वेट होंगे, जिस दिन से आपने रिटायरमेंट लेंगे, उस दिन से मिलने लगेगा। इफ़ द सर्विस पीरियड हैड कंटिन्यू टू सुपर इन्वेशन, ठीक ना। Assured payout shall not be available in case of removal or dismissal from service or resignation of the employee. In such case, the Unified Pension Scheme option shall not apply. अगर आपको डिसमिस कर दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है, या आप सर्विस से रिजाइन कर देते हैं, तो इस केस में आपको यूपीएस का फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसके क्या फ़ायदे हैं, ठीक है ना। जैसे कि एनपीएस के बारे में हमको पता ही है कि जितना भी आपकी राशि जमा होती है कॉर्पस, जब 10% आपका कटता है, 14% गवर्नमेंट जमा करती है, तो रिटायरमेंट के समय तक जितना पैसा उसमें जमा हो गया है, इंटरेस्ट इंक्लूडेड, ठीक है ना, तो उसका 60% तक आप रिटायरमेंट के समय गवर्नमेंट आपको दे देती है, और जो 40% है उसको इन्वेस्ट करती है, और जो इन्वेस्टमेंट से पैसा आता है वो पेंशन के रूप में आपको देती है, ठीक है ना। जब आपका डेथ हो जाता है तो वो पैसा आपको फैमिली को मिल जाती है। उसमें भी बहुत सारा ऑप्शन रहता है कि आप किस तरह के चूज करते हैं पेंशन, जैसे आप खुद के लिए चूज करते हैं, फैमिली के लिए भी, या विथ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट, विदाउट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट एनपीएस में है, तो जैसा चूज करते हैं वैसा मिल जाता है। ये तो है कि 60%, जैसे आपका 1 करोड़ जमा आपने किया हो गया अगर रिटायरमेंट के समय तक, तो 60 लाख मिल जाएगा, और 40 लाख इन्वेस्टमेंट कर देती है, उससे जो इंटरेस्ट वगैरह आता है वो आपको पेंशन के रूप में गवर्नमेंट देती है। ये तो एनपीएस में है। लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आपको कैसे पेंशन मिलेगा, इसके बारे में गवर्नमेंट ने बताया है कि सब्जेक्ट टू अदर कंडीशन स्टैंड इन द नोटिफिकेशन, एश्योर्ड पे आउट अंडर द स्कीम शैल बी एज फॉलो, नेमली द रेट ऑफ फुल एश्योर्ड पे आउट विल बी 50% एट द रेट ऑफ 50% ऑफ 12 मंथ एवरेज बेसिक पे इमीडिएटली प्रायर टू सुपर इन्वेशन। जब आप रिटायरमेंट हो रहा है तो उस समय आपका 12 मंथ का सैलरी क्या होगा, उसका एवरेज निकाला जाएगा, तो 1 मंथ का पता चल जाएगा, और जो भी आपका 1 मंथ आएगा तो फुल एश्योर्ड पे आउट इज पेएबल आफ्टर ए मिनिमम 25 ईयर ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। यानी 12, अगर 25 साल का आपका सर्विस हो जाता है तो उस समय आपको क्या मिलेगा, रिटायरमेंट 25 साल का सर्विस कंप्लीट करने के बाद आप रिटायरमेंट होते हैं तो 50% ऑफ बेसिक, यानी लास्ट जो बेसिक है आपका उसका 50% प्लस डियरनेस रिलीफ, यानी अभी जो डीए बोलते हैं उसमें रिटायरमेंट के बाद डियरनेस रिलीफ हो जाता है, तो 50% बेसिक प्लस डियरनेस रिलीफ, ये दोनों आपको मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन कम से कम 25 साल सर्विस हो जाए तब। अगर 25 साल से कम है और 10 साल से ज़्यादा है, उस केस में क्या मिलेगा, तो प्रोपोर्शनेट रेट से मिलेगा। तो अगर किसी का 15 साल का हुआ है सर्विस, किसी का 12 साल हुआ है, किसी का 20 साल हुआ है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो मैं कैलकुलेट करके बताऊँगा इस वीडियो में, तो आप लास्ट तक देखना, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इन केस ऑफ लेसर क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड प्रोपोर्शनेट पे आउट वुड बी एडमिसिबल। अगर किसी का कम है, 25 साल से कम है, लेकिन 10 साल से ज़्यादा है, ठीक ना, तो उसको प्रोपोर्शनेट रेट से मिलेगा, ठीक ना। उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन ये मिनिमम गारंटेड पे आउट ऑफ RS 10,000 पर मंथ शैल बी एश्योर्ड इन केस सुपरन्यूएशन इज आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ और मोर। लेकिन अगर प्रोपोर्शनेट रेट से कैलकुलेट किया जाता है, वो अगर 10,000 से कम आ जाता है, मान लो 8,000 आता है, लेकिन आपको 8,000 नहीं मिलेगा, कम से कम 10,000 तो मिलेगा, ठीक है ना। तो कितना भी आपका है तो 10,000 से कम नहीं मिलेगा। In case of voluntary retirement after a minimum 25 years of qualifying service, assured payout will commence from the date on which the employee would have superannuated। तो जिस दिन से आपका सुपर इन्वेशन होगा, 25 साल के बाद आप ले लेते हैं, तो उस दिन से ही आपको मिलने लगेगा एश्योर्ड पे आउट, ठीक है ना। तो उसका आपको जान ही गया 50% ऑफ बेसिक प्लस डियरनेस रिलीफ, ठीक है ना।
वो मिलेगा। ठीक है, ये तो पैसा हो गया। उसके अलावा एक मुफ्त अमाउंट भी मिलेगा, तो वो भी कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पे आउट होल्डर, जो पेंशनधारी है उसका अगर डेथ हो जाता है सुपर रिटायरमेंट के बाद कुछ दिन, जैसे माना 60 साल के बाद रिटायरमेंट हुआ और फिर मान लीजिए 70 या 80 साल के बाद उसका डेथ हो जाता है, तो उसके फैमिली को पेंशन मिलने लगेगा। उसको फैमिली को पेंशन कितना मिलेगा, तो फैमिली पे आउट एट द रेट ऑफ 60% ऑफ द पे आउट एडमिसिबल टू द पे आउट होल्डर। जो पेंशनधारी है उसको जितना भी मतलब मिल रहा था बेसिक ना, तो उस बेसिक का 60% कैलकुलेट किया जाएगा और जितना आएगा तो उस 60% प्लस डियरनेस रिलीफ उसके फैमिली को मिलेगा इमीडिएटली बिफोर हिज डिसमाइज। उसका जैसे ही डेथ हो जाता है तो उसके फैमिली को मिलेगा। विल बी एस्यू टू द लीगल वेडेड स्पाउज ना, उसकी जो पति या पत्नी रहेगा उसको मिलने लगेगा। ठीक ना। डीएनएस रिलीफ विल, यहाँ डीएनएस बहुत से लोगों का डाउट था कि क्या बेसिक ही मिलेगा या उस पर डीए या डीएनएस रिलीफ भी मिलेगा। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि डीएनएस रिलीफ विल बी एडमिसिबल ऑन इश्योर्ड पे आउट एंड फैमिली पे आउट एज द केस में बी। द डीएनएस रिलीफ विल बी वर्कड आउट इन द सेम मैनर एज डीएनएस। डीए का जो रेट है उस वही रेट डीएनएस रिलीफ की रहेगा, तो वो भी आपको मिलेगा। ठीक ना। तो उसके साथ साथ बताया कि अलाउंस पेएबल ऑन सर्विस एम्प्लॉयज़, डीएनएस रिलीफ मिलेगा, विल बी पेएबल ओनली व्हेन पे आउट हो जाए। उसके अलावा एक ये लमसम पेमेंट, एक तो आपको पेंशन तो मिलेगा ही, साथ साथ ए लमसम पेमेंट विल बी अलाउड ऑन सुपर इन्वेशन। जब आपका सुपर इन्वेशन होगा उसमें एक लमसम पेमेंट भी मिलेगा, तो वो कितना मिलेगा, एट द रेट ऑफ 10% ऑफ मंथली एनरोलमेंट्स फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ। ठीक ना। तो जैसे मान लीजिए आपने 35 ईयर्स का सर्विस कंप्लीट कर लिया, तो 35 ईयर्स में अगर 6 मंथ काउंट किया जाए तो कितने आ जाएंगे, 6 मंथ 70 हो जाएंगे ना, तो 70 6 मंथ आ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10% ऑफ मंथली एनरोलमेंट्स फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ। तो एक मंथ का आपका रहेगा बेसिक और डीए, मंथली एनरोलमेंट बेसिक एंड डीए ही आता है। तो अगर आप मान लीजिए जब रिटायरमेंट होंगे तो उसमें अगर मान लेते हैं कि 80,000 था, ठीक है ना, बेसिक एंड डीए दोनों मिला के, तो 80,000 का 10% अगर कैलकुलेट करते हैं तो 8,000 आएगा। ठीक है ना, 8,000, तो 8,000 गुने 70 करेंगे तो 7 8 56 आ जाएगा, और फिर 4 0 1 2 3 4, तो सैकड़ा हज़ार 5,60,000 आएगा। और ये जो कैलकुलेट अमाउंट है दोस्तों, क्योंकि ये अमाउंट 7th पे कमीशन के अनुसार है। जब 8th पे कमीशन आएगा तो जो अभी का प्रेजेंट पे बेसिक है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, डबल से भी ज़्यादा होगा। उसके बाद उसका 8th के बाद 9th पे आएगा तो फिर से डबल हो जाएगा, फिर 10th पे कमीशन आएगा, फिर से डबल हो जाएगा। तो अगर कोई 30 साल के बाद रिटायरमेंट होता है तो उस समय जो अभी आपका उस समय तक आपका बेसिक मिनिमम जो लेवल 1 में भी रहेगा तो उसका भी बेसिक 1 लाख से ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है ना। तो उस समय तक आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। ठीक है ना। तो ये एक आप देख सकते हैं। ठीक है। तो द कॉर्पस अंडर द यूनिफाइड पेंशन स्कीम ऑप्शन विल कंप्राइज ऑफ 2 फंड। जैसे कि अभी देखते हैं कि जो एनपीएस है, नेशनल पेंशन स्कीम, उसमें आपका 10% जमा होता है, एक कॉर्पस फंड बनता है। ठीक ना। तो उस फंड से जब रिटायरमेंट होते हैं तो 60% पैसा आपको दे दिया जाता है, 40% इन्वेस्ट कर दिया जाता है। उस इन्वेस्टमेंट से जो भी इंटरेस्ट आता है वो आपको मिलता है पेंशन के रूप में। लेकिन तो यहाँ पर जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है तो यहाँ पर भी कॉर्पस फंड बनाया जाएगा। द कॉर्पस अंडर द यूनिफाइड पेंशन स्कीम विल कंप्राइज ऑफ 2 फंड। तो इसके अंतर्गत 2 फंड बनाया जाएगा। एक एन इंडिविजुअल कॉर्पस, तो इंडिविजुअल कॉर्पस विथ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एंड मैचिंग सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन। तो इंडिविजुअल कॉर्पस रहेगा, उसमें 10% एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूशन होगा बेसिक एंड डीए का, और 10% बेसिक एंड डीए का गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करेगी। उसी तरह से एक पूल कॉर्पस बनेगा। तो पूल कॉर्पस है उसमें भी क्या होगा कि उसमें इसमें केवल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा। गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूट करेगी, 8.5%। ठीक ना। इसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। 2 तरह के कॉर्पस बनेंगे। द कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय विल बी 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए। द मैचिंग सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन विल आल्सो बी 10% ऑफ बेसिक एंड डीए। ठीक ना। तो ये किस में हो जाएगा, ये आपका जो इंडिविजुअल कॉर्पस है उसमें। ठीक ना। बोथ विल बी क्रेडिटेड टू ईच एम्प्लॉयज इंडिविजुअल कॉर्पस। आपका इंडिविजुअल कॉर्पस है, दोनों उसमें डाल दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड एन एडिशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ एस्टिमेटेड 8.5% ऑफ बेसिक प्लस डीए ना ऑफ एम्प्लॉय हु हैव चूजन द यूनिफाइड पेंशन स्कीम टू द पूल कॉर्पस। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वो भी 8.5% आपको डालेगी आपके पूल कॉर्पस में। ठीक है ना। लेकिन जो इन्होंने यूनिफाइड पेंशन स्कीम चूज किया है, ठीक है ना, उसके पूल कॉर्पस में डालेगी। ठीक है।
द एम्प्लॉई कैन एक्सरसाइज इन्वेस्टमेंट चॉइस फॉर द इंडिविजुअल कॉर्पस ना। तो जब भी आपका जो इंडिविजुअल कॉर्पस है उसमें जो पैसा जा रहा है उसको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है वो एम्प्लॉई खुद से चूज कर सकता है ना, ठीक है। तो सच इन्वेस्टमेंट चॉइस शैल बी रेगुलेटेड बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर आपने चूज नहीं किया तो ये डिफॉल्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में बी डिफाइंड बाय पर्सन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी फ्रॉम द टाइम टू टाइम, ठीक है। इफ एन एम्प्लॉय डज नॉट एक्सरसाइज एन इन्वेस्टमेंट चॉइस ऑन इंडिविजुअल कॉर्पस द डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट विल अप्लाई। अगर आपने खुद से चूज नहीं किया तो जो डिफॉल्ट है बाय डिफॉल्ट वही वाला अप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक ना। द इन्वेस्टमेंट डिसीजन फॉर द पूल कॉर्पस बिल्ड थ्रू द एडिशनल सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन विल शोली रेस्ट विथ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट 8.5% कंट्रीब्यूट करती है पूल कंट्रीब्यूशन में, उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है तो वो गवर्नमेंट खुद से डिसाइड करेगी, ठीक है ना। उस पर आपका कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय हु हैव रिटायर्ड बिफोर द डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम एंड हु ऑप्ट फॉर यूनिफाइड पेंशन स्कीम, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी विल डिटरमाइन द मैकेनिज्म फॉर मेकिंग अवेलेबल टॉप ऑन। जैसे कहने का मतलब है कि हु हैव रिटायर्ड बिफोर द, जैसे कि जो एम्प्लॉय रिटायरमेंट हो चुका है ना यूपीएस लागू होने से पहले, तो उनका क्या होगा, तो उन पे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी ना। तो यहाँ पर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी विल डिटरमाइन द मैकेनिज्म फॉर मेकिंग अवेलेबल द टॉप अप। तो उनके बारे में जो पेंशन फंड रेगुलेटरी वो डिसाइड करेगी, ठीक है। तो उनके बारे में अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो अभी करेंट में है उनके बारे में, ठीक है। देखते हैं तो यूपीएस का चयन करने पे क्या होगा। आपने यूपीएस चूज कर लिया तो एक बात है कि आप एनपीएस में वापस नहीं जा सकते, ठीक है ना। इन केस एन एम्प्लॉयड चूजेज द यूनिफाइड पेंशन स्कीम ऑप्शन ऑल इट्स stipulation and conditions shall be deemed to have been opted for and such options once exercise shall be final। तो अगर आपने एक बार चूज कर लिया यूपीएस तो फाइनल होगा, एनपीएस में दोबारा नहीं जा सकते। और दूसरा है कि जैसे यूपीएस चूज कर सकते हैं तो यूपीएस का जो भी टर्म्स कंडीशन है वो आप पे लागू हो जाएगा, ठीक है ना। एनपीएस में जो पैसा उसका क्या होगा, तो वंस एन एम्प्लॉय कवर्ड अंडर नेशनल पेंशन स्कीम हु इज इन सर्विस ऑन द इफेक्टिव डेट ऑफ ऑपरेशनल, जैसे जिस दिन ऑपरेशन होगा, तो द यूनिफाइड पेंशन स्कीम आपने चूज कर लिया, एक्सरसाइज द यूनिफाइड पेंशन स्कीम, द आउटस्टैंडिंग नेशनल पेंशन स्कीम कॉर्पस इन द एम्प्लॉय परमानेंट जो पैन अकाउंट है शैल बी ट्रांसफर टू द एम्प्लॉयज इंडिविजुअल कॉर्पस अंडर द यूपीएस। तो जैसे ही जो एनपीएस का जो पैसा है वो आपका यूपीएस अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बहुत सारे दोस्त लोग क्या बोलते हैं कि नहीं वो पैसा गवर्नमेंट ले लेगी, तो गवर्नमेंट नहीं लेगी, वो आपका ही अकाउंट रहेगा, जो यूपीएस का अकाउंट रहेगा ना, तो उसमें गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र कर देगी। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ले लेगी, वो पैसा आपका ही रहेगा और आपका जो यूपीएस अकाउंट है उसमें गवर्नमेंट पैसा ट्रांसफ़र कर देगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फॉर ईच एम्प्लॉय कवर्ड अंडर नेशनल पेंशन स्कीम सिस्टम हु हैज़ एक्सरसाइज द यूनिफाइड पेंशन स्कीम ऑप्शन ए बेंचमार्क कॉर्पस वैल्यू शैल बी कंप्यूटेड। तो यूपीएस में क्या रहता है दोस्तों कि एक बेंचमार्क कॉर्पस क्रिएट किया जाता है ना। फॉर ईच एम्प्लॉय कवर्ड अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम हु हैज़ एक्सरसाइज द यूपीएस स्कीम ए बेंचमार्क कॉर्पस वैल्यू शैल बी कंप्यूटेड। तो उसके लिए बेंचमार्क वैल्यू कंप्यूट किया जाएगा इन सच मैनर इन एज मे बी डिटरमाइंड बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी विद द फॉलोइंग। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आप हर महीना आपका कंट्रीब्यूशन अगर हो रहा है, ठीक ना, जितना होना चाहिए 10% आपका 14% गवर्नमेंट का, तो ऑटोमेटिक आपका बेंचमार्क कॉर्पस मैच हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी मंथ आपका कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाया, ठीक है ना, जैसे आपका खुद का या गवर्नमेंट ने नहीं किया तो किसी कारण से, तो आपका बेंचमार्क कॉर्पस नहीं हो पाया, मतलब मैच नहीं हो पाया ना। अगर हर महीना आपका जमा हो रहा है तो बेंचमार्क कॉर्पस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। और बेंचमार्क कॉर्पस मैच नहीं होने का एक और कारण हो सकते हैं कि कभी कभी लोग पार्शियल विथड्रॉल कर लिए हैं एनपीएस से। जिन्होंने भी पार्शियल विथड्रॉल कर लिया है तो उनको बेंचमार्क कॉर्पस नहीं हो पाएगा मैच ना, क्योंकि उनका अमाउंट कम होगा। क्योंकि आपका हर महीने जमा होता तो मान लेते हैं कि 50 लाख जमा होता, तो अगर उसमें से आपने 10 लाख निकाल लिया है तो 40 लाख ही है, तो 40 लाख तो कम पड़ जाएंगे ना। तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में क्या होगा, रेगुलर रिसिप्ट ऑफ इस केस में आपको जमा कर सकते हैं, जितना कम पड़ा है उतना आप जमा कर देंगे तो फिर ठीक हो जाएगा। और नहीं करेंगे तो फिर आपका पेंशन कैलकुलेट होगा तो उसमें कम पेंशन मिलेगी ना।
The regular receipt of applicable contribution for both the employee and the employer for each month of the following service ना. In case of missing contribution, कभी मिस कंट्रीब्यूशन होगा जो अभी बताया था, and appropriate value to be determined by pension fund regulatory and implement shall be assigned, and investment of such contribution is made as per the default pattern of investment as defined by the pension fund regulatory and implement authority. The value or unit in the individual corpus with investment choice of the employee shall be informed to such employee on periodic basis. जैसे एनपीएस में आपका मैसेज आता रहता है, ईमेल पर आता होगा या फ़ोन पर भी कि इतना हो गया है, कितने हो गए आपके अकाउंट में पैसे, तो वो सब हर महीने आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपके अकाउंट में इतने पैसे जमा हो गए, साथ में टोटल कैसे कितने पैसा हो गया, इस मंथ का कंट्रीब्यूशन हो गया, ये सब इन्फॉर्म किया जाएगा यूपीएस में भी, ठीक है। उसके अलावा है कि एट सुपर इन्वेशन और रिटायरमेंट द क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ द एम्प्लॉय अंडर यूनिफाइड पेंशन स्कीम विल बी डिटरमाइंड बाय द हेड ऑफ ऑफिस, ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एट सुपर इन्वेशन और रिटायरमेंट द एम्प्लॉय अंडर यूनिफाइड पेंशन स्कीम शैल ऑथराइज ट्रांसफर ऑफ द वैल्यू और यूनिट इन द इंडिविजुअल कॉर्पस टू द पूल कॉर्पस इक्विवेलेंट टू द वैल्यू और यूनिट ऑफ द बेंचमार्क कॉर्पस फॉर ऑथराइजेशन ऑफ एश्योर्ड पे आउट। तो क्या होता है कि कभी कभी जब सुपर इन्वेस्टमेंट होगा द एम्प्लॉई अंडर यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिन्होंने यूपीएस को चूज कर लिया है, वो क्या करेगा, ऑथराइज करेगा ट्रांसफर ऑफ द वैल्यू और यूनिट ऑफ द इंडिविजुअल कॉर्पस टू द पूल कॉर्पस। इंडिविजुअल कॉर्पस में जो पैसा है उसे पूल कॉर्पस में जमा करने के लिए आप ऑथराइज करेंगे, इक्विवेलेंट टू द वैल्यू और यूनिट ऑफ द बेंचमार्क कॉर्पस। इक्विवेलेंट जितना कम पड़ रहे हैं पूल कॉर्पस में उतना आपको डालना पड़ेगा ना, ऑथराइज। In case the value or unit of the individual corpus is less than the value or unit of the benchmark corpus, और कभी कभी क्या होता है बेंचमार्क कॉर्पस जो इंडिविजुअल कॉर्पस है उसमें जितना पैसा जमा होना था वो नहीं हो पाया, किसी कारण से मिसिंग हो गया, किसी महीने जमा नहीं हो पाया, तो उस केस में क्या, द एम्प्लॉय विल हैव एन ऑप्शन टू अरेंज फॉर एडिशनल कंट्रीब्यूशन टू मीट द गैप। जितना कम पैसे पड़ रहे हैं उतना आपको डाल देंगे, एडिशनल आपको ऑप्शन दिया जाएगा, अगर डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, नहीं डालेंगे तो आपको पेंशन कम मिलेगा, ठीक ना। इन केस द वैल्यू और यूनिट ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस इज मोर देन द वैल्यू और यूनिट ऑफ द बेंचमार्क कॉर्पस द एम्प्लॉय शैल ऑथराइज ए ट्रांसफर ऑफ वैल्यू और यूनिट इक्विवेलेंट टू द बेंचमार्क कॉर्पस एंड द बैलेंस अमाउंट इन द इंडिविजुअल कॉर्पस विल बी क्रेडिट टू द एम्प्लॉय। जैसे कहने का मतलब है कि इन केस कि जैसे कि आपका जो इंडिविजुअल कॉर्पस है ना, इंडिविजुअल कॉर्पस, तो इंडिविजुअल कॉर्पस में आपका ज़्यादा अमाउंट है, ठीक ना, जितना बेंचमार्क अमाउंट है उससे ज़्यादा अमाउंट है, तो उस केस में क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आपको अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, आपका जो सेविंग अकाउंट है उसमें क्रेडिट कर दिया जाएगा, यानी सैलरी अकाउंट में। क्योंकि आपको पता ही है कि जो यूपीएस है उसमें मैक्सिमम 25 साल तक का एज, 25 साल तक का ही सर्विस को पेंशन के लिए माना जाएगा। 25 साल से अगर ज़्यादा सर्विस है, ठीक है ना, तो 25 साल के बाद जो भी आपका यूपीएस अकाउंट में पैसा जमा होगा वो आपको वापस कर दिया जाएगा। किस में, आपका जो ये अकाउंट है इंडिविजुअल, एक मतलब कि आपका जो सैलरी अकाउंट उसमें दे दिया जाएगा, क्योंकि 25 साल तक का ही बेंचमार्क माना गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते इन केस द वैल्यू और यूनिट ट्रांसफर्ड बाय द एम्प्लॉय फ्रॉम द इंडिविजुअल कॉर्पस टू द पूल कॉर्पस इज लेस देन द वैल्यू और यूनिट ऑफ द बेंचमार्क कॉर्पस पे आउट प्रोपोर्शनल टू द एश्योर्ड पे आउट। यानी कहने का ये मतलब है कि अगर आपका कम पड़ गया तो प्रोपोर्शनल रेट से दिया जाएगा, ठीक है ना। द यूनिफाइड पेंशन स्कीम बीइंग ए फंड बेस्ड पेंशन सिस्टम रिलाइज ऑन रेगुलर एंड टाइमली एक्यूमुलेशन एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ एप्लीकेबल कंट्रीब्यूशन। यानी ये जो आपका यूपीएस है तो ये क्या है कि जो पैसा जमा होता है उसको इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उस समय उसके आधार पर ही मिलता है, जो इंटरेस्ट वगैरह मिलता है। तो इसलिए टाइमली अगर जमा हो जाएगा तो आपका अच्छा पेंशन बनेगा, ठीक है ना। नहीं जमा हो रहा है तो फिर दिक्कत है। फॉर द सेक ऑफ यहाँ पर देखिए प्रोविजन ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल म्यूटेड टू पास्ट रिटायरी ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन सिस्टम से अगर कोई रिटायर हो चुका है, जैसे 1 अप्रैल 2025 में लागू होगा ना, तो अगर उससे पहले कोई रिटायरमेंट हो चुका है जैसे 2015 में या 2016 में, तो अगर तो उनको भी मिल सकता है। हु हैव सुपर एन्यूटेड बिफोर द डेट ऑफ ऑपरेशनलाइजिंग ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम सच सुपर एन्यूटेड एम्प्लॉय विल बी पेड एरियर फॉर द पास्ट पीरियड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एज पर पब्लिक फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक ना, उसका जो रेट है। द मंथली टॉपअप अमाउंट ऑफ सच सुपर एन्यूटेड एम्प्लॉय टू बी डिटरमाइंड बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है, इसके बारे में तो
ट्रेंड नहीं है। द प्रोविजन रिगार्डिंग एश्योर्ड पे आउट अंडर द यूनिफाइड पेंशन स्कीम ऑप्शन फॉर एम्प्लॉई फेसिंग डिसिप्लिनरी, ये तो चलिए अब चलिए जिसका मैं बताता हूँ कि जिसका 10 साल से कम सर्विस हुआ है, ठीक है ना, 10 साल से कम में तो गाइडलाइंस दिया नहीं है कि उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हमको लगता है कि 10 साल से जिसका कम सर्विस है उसको तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ठीक है, तो 10 साल से ऊपर हो गया है लेकिन 25 साल से कम है, तो उस केस में कितना मिलेगा, चलिए कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जो गेजेट नोटिफिकेशन है उसी में भी दिया है, तो वहीं से डायरेक्ट आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ दिया हुआ है कि ये सेट ऑफ डिफरेंट सिनेरियो दिया हुआ है। जैसे कि अगर एक कोई आदमी मान लेते हैं कि द 12 मंथली एवरेज बेसिक पे बिफोर सुपरएनुएशन ऑफ एन एम्प्लॉय इज 45,000, किस कोई एम्प्लॉय मान लेते हैं जिसका लास्ट बेसिक पे 45,000 था, ठीक है ना, मतलब 12 मंथ का एवरेज तो लास्ट ही हो गया, ठीक है ना। तो जो भी 12 मंथ का एवरेज रहेगा लास्ट बेसिक पे उसको पी से डिनोट करेंगे ना, लास्ट बेसिक पे को मान लेते हैं कि पी है। द एम्प्लॉय हैज ए क्वालिफाइंग सर्विस, अगर मान लेते हैं कि इस एम्प्लॉय का क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल था, तो 25 साल को अगर महीने में कैलकुलेट किया जाए तो 300 महीना हो जाएगा, तो 300 महीना को क्यों मान लेंगे, ठीक है ना। तो ऑल कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉय हैव बीन क्रेडिटेड रेगुलरली, मान लेते हैं कि उसका हर बार जो कंट्रीब्यूशन होता है तो वो हर महीना उसका कंट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है ना, उसका कोई मिसिंग नहीं है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, द एम्प्लॉय हैज ऑप्टेड, और उसने डिफॉल्ट जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है उसी को चूज कर लिया है। द एम्प्लॉय डिड नॉट मेक एनी पार्शियल विथड्रॉल, और एम्प्लॉय ने कोई पार्शियल विथड्रॉल नहीं किया है। अगर पार्शियल विथड्रॉल आपने कर लिया है तो उस केस में दूसरे करने का तरीका है, ठीक है ना, वो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। पार्शियल विथड्रॉल नहीं किया है और आपका हर महीना जमा हो रहा है, ठीक है ना, तो उसी केस में है। और ये कब से लागू हुआ है, जिस दिन से आपने एनपीएस ज्वाइन किया है उसी दिन से आपका पूरा कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर यह है कि इसका लिए फार्मूला है कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी आपका जो, और एक चीज़ और है, द वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल कॉर्पस ऑफ द एम्प्लॉय एट रिटायरमेंट इतना। तो मान लेते हैं कि जो भी आपका कॉर्पस में जमा हो रहा है इंडिविजुअल कॉर्पस में, तो वो टोटल मान लेते हैं कि 50 लाख जमा हो चुका था रिटायरमेंट के समय, ठीक ना, 50 लाख। हालांकि 50 लाख बहुत कम है, हो सकता है 1 करोड़ तक हो जाएगा। तो मान लेते हैं अगर 50 लाख ही हैं तो जो भी 50 लाख जो कॉर्पस में इंडिविजुअल कॉर्पस में है उसको आईसी मान लेते हैं। और एक चीज़ और लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ बेंचमार्क कॉर्पस इन सच केस ऑल्सो भी 50 लाख, यानी कि हर मंथ आपका जमा हो रहा जितना मतलब होना चाहिए था, तो हर महीना, और टोटल का कैलकुलेट करिए जो मैक्स हो जाएगा वो 50,000 हो जाएगा। और आपके अकाउंट में कितना है, अगर मान लेते हैं कि 50 लाख टोटल जमा होता, लेकिन अगर आपने 10 लाख निकाल लिया है पार्शियल विथड्रॉल, तब तो आपका 40 लाख ही आपके अकाउंट में रहेगा, ठीक है ना। तो उस केस में आपका इंडिविजुअल कॉर्पस 40 लाख रहेगा लेकिन बेंचमार्क कॉर्पस 50 लाख रहेगा, क्योंकि हर महीना जमा जो होता है तो उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो 50 लाख हो जाता, ठीक ना। लेकिन आपने चूंकि 10 लाख निकाल लिया इसलिए 40 लाख रहेगा। लेकिन यहाँ पर बताया है कि इस एम्प्लॉय ने निकाला नहीं है तो उसके में 50 लाख रहेगा, ठीक है। तो इसका निकालने का फॉर्मूला बताया है कि P/2, यानी जो भी लास्ट बेसिक पे है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, इंटू Q/300, टोटल क्वालिफाइंग सर्विस है मंथ में, डिवाइडेड बाई 3 इंटू इंडिविजुअल कॉर्पस है डिवाइडेड बाई बेंचमार्क कॉर्पस। तो ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर एम्प्लॉई ने 25 साल सर्विस किया है तो उसका मंथ में कैलकुलेट करिए तो क्यू तो 300 हो जाएगा, और इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस इसका दोनों 50,000 है, क्योंकि 50,000 ही मैक्सिमम जमा होता और इसने कोई पैसा निकाला भी नहीं है, तो दोनों 50,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर ही वैल्यू बैठा देते हैं 45,000/2 इंटू 300/3 इंटू 50,000, तो ये दोनों 300 कट जाएगा, 50 लाख भी कट जाएगा। तो 45,000/2 कर देंगे तो 22,500 आ जाएगा, प्लस DNS रिलीफ, तो 45,000 का आधा 22,500, तो यही आपको मैक्सिमम लास्ट बेसिक पे का आधा प्लस DNS रिलीफ ये मिल सकता है, ठीक है ना। अगर आपने सारा कंडीशन फुलफिल कर दिया, जैसे आपने पैसा नहीं निकाला है, आपने पार्शियल विथड्रॉल नहीं किया है, साथ में आपका सर्विस 25 साल पूरा गया है, ठीक है ना। अगर कोई सोचता होगा कोई एम्प्लॉय कि अगर उसका 35 साल सर्विस हो गया तो उस केस में क्या होगा, उसको कितना पेंशन मिलेगा, तो उस केस में आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आपने 35 साल भी कर लिया है तो इफ़ क्यू एक्सीड्स 300 इट विल बी टेकन एज 300। अगर मान लीजिए आपने 30 साल सर्विस कर लिया है
और एक साल में आपका कितना महीना होता है, 12 महीना। तो 12 तिया 36, तो क्यू तो 360 आ रहा है, लेकिन आपको क्यू 360 यहाँ नहीं लिया जाएगा, क्योंकि लिख दिया है कि इफ़ क्यू एक्सिड्स 300 इट विल बी टेकन एज 300, क्योंकि क्यू का वैल्यू मैक्सिमम 300 ही हो सकता है, ठीक है ना। तो बाकी जो पैसा रहेगा आपका 25 साल के बाद जो आपका अकाउंट में जमा हुआ है, उस पैसे क्या होगा, वो पैसे आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। अब एक दूसरा एक एग्जांपल देख सकते हैं कि एक और आदमी है जिसका सर्विस 15 साल है, ठीक है ना। 10 साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन 25 से कम है, तो 15 साल ही उसका हुआ है कंप्लीट। और इसका भी बेसिक 45,000 ही था, इसका भी बेसिक 45,000 ही था। तो इसके केस में क्या होगा कि द वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल कॉर्पस एट द एम्प्लॉई जब रिटायरमेंट हुआ था, उसमें इसके इंडिविजुअल कॉर्पस में 30 लाख पैसा था, और बेंचमार्क कॉर्पस भी 30 लाख था, यानी मैक्सिमम 30 लाख जमा हो सकता था, और इसने कोई पैसा निकाला भी नहीं है, तो इसके कॉर्पस में भी 30 लाख रहेगा, ठीक है ना। तो इस केस में होगा कि लास्ट बेसिक पे कितना था, 45,000, 45,000 बाई 2 इंटू क्यू। अब 15 साल को अगर मंथ पे कैलकुलेट कर दिया जाए तो 180 आ जाएगा, तो 180 बाई 300, और कॉर्पस इसका इंडिविजुअल कॉर्पस 30 लाख है, और बेंचमार्क कॉर्पस भी 30 लाख, तो 30 लाख कट जाएगा, और 45,000 बाई 2 तो 22,500 हो जाएगा, और 180 बाई 30, तो 180 बाई 30 गुने 45,000 बाई 200 करेंगे तो 13,500 आ जाएगा, तो 13,500 बेसिक मिलेगा प्लस डीएनएस रिलीफ मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपने देख लिया। एक और एग्जांपल समझते हैं कि द एम्प्लॉय फुलफिल्स द कंडीशन 1, 3 एंड 5, द एम्प्लॉय हैज ए क्वालिफाइंग सर्विस। तो यहाँ पर क्या है कि 1, 3 एंड 5 को ये फुलफिल करता है, लेकिन 1, 3 एंड 5 1 को फुलफिल करता है, मतलब कि बेसिक पे इसका है, और 3 को बिन क्रेडिटेड रेगुलरली, उसने हर महीना उसका क्रेडिट भी हुआ है। 5 को द एम्प्लॉय डिड नॉट मेक एनी पार्शियल विथड्रॉल भी नहीं निकाला है, और लेकिन इसने द एम्प्लॉय हैज ऑप्टेड फॉर डिफॉल्ट, इस 4 एंड 2 के बारे में इसने दिया है, फुलफिल नहीं करता है, ठीक ना, यानी उसके 25 साल नहीं हुआ है। अब 4 के द एम्प्लॉय हैज ऑप्टेड फॉर डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं, कहाँ गए, थर्ड एग्जाम्पल ना, थर्ड एग्जाम्पल, द एम्प्लॉय फुलफिल्स द कंडीशन 1, 3 एंड 4, द एम्प्लॉय मेड पार्शियल विथड्रॉल, इसने पार्शियल विथड्रॉल कर लिया है, द एम्प्लॉय मेड पार्शियल विथड्रॉल, द एम्प्लॉय हैज ए क्वालिफाइंग सर्विस बेस्ड ऑन नंबर ऑफ, तो उसका 10 साल का क्वालिफाइंग सर्विस है, उसने पार्शियल विथड्रॉल कर लिया है, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल कॉर्पस ऑफ द एम्प्लॉय एट रिटायरमेंट इज 22 लाख, 22 लाख उसका इंडिविजुअल कॉर्पस है। द वैल्यू ऑफ बेंचमार्क कॉर्पस 25 लाख, क्योंकि उसने 3 लाख निकाल लिया है पैसे, तो इसलिए उसके इंडिविजुअल कॉर्पस 22 लाख बचेंगे, और बेंचमार्क कॉर्पस 25 लाख, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा कि जो उसका सर्विस है 10 साल, तो उसको मंथ में कैलकुलेट किया तो 120 मंथ हो जाएगा, तो P/2 बेसिक 45,000, तो 45/2 इंटू 120/300 इंटू 22 लाख बाई 25 लाख, तो ये पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 8,000 आएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना हुआ, ठीक ना। पार्शियल विथड्रॉल करने पर क्या होगा, अगर पार्शियल विथड्रॉल नहीं किए हैं तो उस केस में क्या होगा, तो जितने भी एग्जांपल हैं तो वो आपने देख लिया, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स रिलेटिव्स। अगर आपके अभी भी कोई डाउट रह गए हैं, अगर आपको लगता है कि मैंने कोई डाउट क्लियर नहीं किया है, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं उसे क्लियर करने का कोशिश करूँगा। हाँ, एक दोस्त ने पूछा था कि जैसे कि आपका एनपीएस अकाउंट में आप रिटायरमेंट होते हो तो उसमें 1 करोड़ रहता, तो उसमें एनपीएस के नियम के अनुसार आपको 60% यानी 60 लाख आपको मिल जाता है, 40 लाख इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता, उससे जो पैसा आता है उसको आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन यूपीएस के अनुसार क्या होगा कि जो भी आपका कॉर्पस जमा होगा तो उसमें 25 साल तक जो रहेगा तो उसके हिसाब से आपको पेंशन मिलेगा। 25 साल से ज़्यादा जो सर्विस हो गई है तो उसका जो पैसा जमा होगा वो आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 25 साल तक तो आपको पता चल गया कि पेंशन कैसे मिलेगा, किस रूल के अनुसार मिलेगा, एंड एक लमसम अमाउंट भी मिलेगा। तो लमसम अमाउंट के बारे में शायद इस वीडियो में हमने नहीं बताया, तो चलिए लमसम अमाउंट के बारे में बता देता हूँ कि लमसम अमाउंट कितना मिलेगा। तो लमसम अमाउंट कैलकुलेट करने का नियम ये है कि अगर आपका सर्विस, मान लीजिए कि शायद हमने बता दिया, हमको याद भी भूल गए, मान लीजिए कि आपका सर्विस अगर 35 साल है, ठीक है ना, 35 साल 35 ईयर, तो 35 ईयर में कितने 6 मंथ हुए, तो 70 हो जाएंगे। अगर मान लेते हैं आपका उसमें बेसिक एंड डीए मिला के टोटल 1 लाख आ रहा है, तो 1 लाख का 10% कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, ठीक है ना, 10,000।
तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 10,000 का 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, मतलब कि 7 लाख आपको पैसे मिल जाएंगे लमसम अमाउंट, ठीक है। और जो 25 साल से जिसका ज़्यादा सर्विस हो गया है, तो 25 साल से ज़्यादा सर्विस, 25 साल के बाद जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है कॉर्पस में, वो आपको डायरेक्ट आपके सेविंग अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा, और 25 साल तक जो सर्विस आपने किया है उसके आधार पर आपको पेंशन मिलेगा, ठीक है, और लमसम अमाउंट भी मिलेगा। तो आई होप आपको कोई डाउट अब नहीं बचा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। थैंक यू।